आज 3 दिन मस्जिद गुजर गए थे। मलिक विला में सुकून ही सुकून था। सवाए हयाम के जो कभी कभी अपनी बेटी की याद में घंटों बैठकर रोती थी, मगर आर्यन की मोहब्बत उसे हमेशा संभाल लेती थी। नाश्ते का वक्त था। सब अपने अपने कमरों से डाइनिंग हॉल की तरफ आ रहे थे। याह्या और अहमद लाउंज में बैठे राज साराना गुफ्तगू फरमा रहे थे। तुम दोनों सुबह सुबह कौन सी खिचड़ी पकाने बैठ गए हो? आर्यन की आवाज़ पर वो दोनों पलटे। तभी दूबा की आवाज़ आई, मुरसलीन, मेरी बहू कहाँ है? चाहत से सवाल किया गया। आपकी इकलौती बहू साहिबा रूठ कर अपने मायके में तशरीफ ले जा चुकी हैं। वो तब कर बोला, मगर उनका मायका तो यही है भाई। उमायमा ने मासूमियत से कहा। मगर हुआ क्या है, वो नाराज क्यों है? सवाल फैसल ने किया। क्या बताऊं डैड, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसे लगता है बड़े पापा ने मुझे बताया है इज़ा का एड्रेस, और मैं उसे नहीं बता रहा। मगर ये तो सच नहीं है। मैं तो खुद नहीं जानता वो कहाँ है। वो जितनी बेचारगी से अपना दुखड़ा सुना रहा था, सबके चेहरों पर रौनक उतरी थी। कोई बात नहीं भाई, मैं और अहमद अभी वही डिस्कस कर रहे थे। हमें जैसे ही इज़ा का एड्रेस मिलेगा हम आपको भी बता देंगे। आप अपनी बीवी को बता देना। इंतहाई प्यासी से निडर होके कहा गया, जबकि आर्यन समेत वो सब याया की दीदा दलेरी और इतनी कॉन्फिडेंस पर जरा मुहतात हुए थे। मगर मैं भूल गया, मैं सबसे पहले स्नो को बताऊंगा, क्योंकि ये काम मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ। अंदाज ऐसा था जैसे कोई लीगल काम कर रहा हो। स्नो, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। याया ने उसे पुकारा, और हैरत का शदीद वाला झटका उन सबको अब लगा था जब उमायमा उसकी एक पुकार पर सर तस्लीम में खम कर दी उठी उसके और अहमद के पीछे बाहर निकल गई। सबके हलक में नवाला अटका रह गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? हमसा भी यकीन से बोला। फैसल ने उसे चिपकी काटी। हमसा चीख पड़ा। भाई सच है, मुझे तुम्हारी चीख सुनकर यकीन हो गया। फैसल ने खुशी से कहा। तभी वो बिलबिलाया। हाथ पर चाय गिरी थी, जो खुद नहीं गिरी, मलाइका ने गिराई थी। हाँ, ये तो सच है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी चीख सुनकर होश आया फैसल। मलाइका भी उसी के अंदाज से बोली। उन तीनों ने एक दूसरे को घूरा। ओल साहब, सुमेरा बेगम, अयान, आर्यान, तोबा, सारा और वक्कास से सर थाम लिया, जबकि मुरसलीन अपनी जगह उदास सूरत लिए बैठा था। तहा और अफाफ आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, जो आज 3 दिन बाद वापस आने वाले थे। उन पर नजर रखनी पड़ेगी भाई। अभी बता रहे हो तो मुझे। आर्यान ने फैसल को घुरका, तो वो भी अपना दिमाग चलाने लगा। सिकंदर ने मोहब्बत का इकरार करके गोया खुद को पागल खाने भेजने का परमिट साइन कर लिया था। आए दिन उसकी बढ़ती शरारतों ने सिकंदर की नाक में दम कर रखा था। वो एक तरफ खरफचार पर ध्यान देता ही था कि दूसरी तरफ उसकी बीवी जरा सी उसकी लापरवाही पर मुगल एम्पायर का हुलिया बिगाड़ के रख देती। एनी और खान समेत मुलाजिम इस सिकंदर की हालत देखकर हंस हंस कर पागल हो जाते थे। उसकी बीवी ने उसे जोकर बनाकर रख दिया था। वो अभी अभी अपने ऑफिस से ज़रूरी मीटिंग छोड़कर कन्फर्म करता नीचे आया था, इज़ा। और सब समझ गए थे उससे फिर से कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। अब क्या कर दिया भाभी ने भाई? खान उसके रास्ते में आया। ये पियो, समझ जाओगे। उससे कॉफ़ी का कप थमाए वो खुद कमरे की तरफ गया। आज भी वो असीम कारस्तानी की बात छुप गई थी, जो कि हमेशा का मामूल था। सिकंदर ने जाते ही वार्डरोब खोला, जिसमें उसकी बीवी कपड़ों के पीछे छुप कर बैठी थी, हमेशा की तरह। उससे खींचकर बासों में उठाए वो बाहर लाया और बेड पर बिठाया। आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे एक ही बार बता दो। गोया शिकस्त तस्लीम की गई। ईसा हंसी और सिकंदर की तरह नकूश चीले पड़े, हमेशा की तरह। उसका गुस्सा ईसा की एक मुस्कुराहट की मार होता था। मैं तो बस आपकी बहुत सारी तवज्जो चाहती हूँ, वो खिलखिलाई। मुझे काली मिर्च वाली कॉफ़ी पिलाकर। सिकंदर ने तीखी नसूसुब से बोला, मैंने तो शक्कर डाली थी, आपको देखकर काली मिर्च में बदल गई, तो मेरा क्या कसूर? उसके सीने से लगी वो मासूमियत से खोया हुई। इनडायरेक्ट तो मुझे कड़वा बोल रही हो। मैं डायरेक्टली भी बोल सकती हूँ, उसे दलेरी से कहा। सिकंदर हंसा। तुम मोहब्बत मोहब्बत नहीं, मुझ पर बहुत जुल्म करती हो इज़ा। मुझे इतना तंग नहीं किया करो, मुझे काफ़ी काम होते हैं। उससे नरमी से समझाना चाहूँ। मैंने कोई जुल्म नहीं किया आप पर, वो साफ मुकर गई। परसों तुमने मेरी सारी शर्ट्स को जला दिया। कल मेरे खाने में नमक की जगह शक्कर मिला दिया। मेरा लैपटॉप बाथ टब में रखा ही। मुझे आधी रात को जगाकर खाना गर्म करवाया। और अभी वो जो बोलता जा रहा था, ईसा की अगवी भरी नजरों को देखते उसे चुप लग गई। कोई बात नहीं, बीवी हो तुम मेरी, इतना तंग मुझे तुम कर सकती हो। गर्दन में हाथ फेरा। गोया उसके गुस्से से बचने की कोशिश की थी। ईसा मुस्कुराई। हाँ, क्यों बुलाया है मुझे? ईसा आपी का एड्रेस मालूम हो गया? नहीं,
शाया ने अमर को भेज दिए ग्लव्स कहाँ? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उमायमा धूप में बामुश्किल उसे देख पा रही थी। वो तो मैं फैमिली को ये दिखा रहा था कि हमारी दोस्ती हो गई है। उमायमा ने उसकी लॉजिक पर कुलस के ठहरू गुस्सा अंदर उतारा। मैं तुमसे दुश्मनी रखने की भी रवादार नहीं हूँ। दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तनपन करती वापस अंदर चली गई। शाया बस सर नफे में हिला के रह गया। डोरबेल बार बार बज रही थी। आज जुम्मे का दिन था। वो देर से सोकर उठी थी। दरवाजे पे होने वाली दस्तक पर वो उकता कर उठी और दरवाज़ा खोला। सामने मौजूद शख्स को देखकर अपनी सोच के दुरुस्त साबित होने पर उसने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए। मुरसलीन ने उसके रफुलिये को भी बागौर देखा था। अभी वो उसे देख रहा था। नताशा की तेज आवाज़ पर होश की दुनिया में आ पहुंचा। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। तुम अभी तक नाराज हो? वो बेचारी से पूछने लगा। हाँ। मैं वाकई नहीं जानता इज़ा कहाँ है। नताशा, मेरा यकीन करो। वह हारे हुए लहजे में बोला। तुम झूठे हो। अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलता मैं। फिर बीवी को खुश करने के लिए उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? नताशा ने नरमी से सवाल किया। बीवी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वह किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। उससे यूं कहा जैसे कोई गुनाह का एतराफ़ किया हो। नताशा को फिर गुस्सा आने लगा। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। वो यकीनन सादा बोल गई थी। मैंने तुम्हारे लिए अपने असूल तोड़े हैं, जो आज तक मैंने किसी के लिए नहीं किया। उर्सलीन ने उसकी आंखों में झलकती बेरूही को देखते सौकारियत से कहा था। नताशा पल भर कुछ बोल नहीं सकी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी कुर्बानियाँ। मुझे बस इस गिल्ट से निकाल दो कि सब मेरी वजह से आज वहाँ है। तुम बस ज़्यादा सोच रही हो। मुरसलीन ने नरमी से उसका हाथ थामे उसके परेशान चेहरे को छू देखा। तुम परेशान नहीं हुआ करो। तुम परेशान होती हो तो मुझे लगता है मेरे सर पर काले बादल मंडलाने लगे हैं। वो जरा उदास सा हंसा। नताशा उसे देखती रह गई। तुम बात करोगे उनसे? वो अभी भी अपनी जिद पर अटकी थी। नहीं। उसे सर झुकाए कहा। फिर तुम भी जाओ यहाँ से। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। ना ही अब से तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, ना रात जाग जाग कर तुम्हारी बेतुकी बातें सुनूंगी, ना तुम्हारे साथ अपना खाना शेयर करूंगी। वो बोलती जा रही थी। जब नजर मुरसलीन के पीछे खड़े अपने सास ससुर पर ठहरी तो जुबान दांतों तले दब गई। मुरसलीन ने उनकी मौजूदगी पर गहरा सांस भरा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मुरसलीन का चेहरा सुर्ख हुआ। उससे नताशा को घूरा। तुम पहली बीवी हो जो अपने शोहर को मायके वालों के सामने नहीं, खुद के ससुराल वालों के सामने हमेशा शर्मिंदा करवाती हो। वो दांत कचकचा कर रह गया। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आना हो तो वापस आ जाना अपने सास ससुर के साथ। मैं नहीं आऊँगा अब। वो कहकर तनफन करता वहां से निकल गया। नताशा ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई और अपने प्यारे प्यारे स्वीट सास ससुर को सर पकड़े देख उन्हें पुरसुकून रहने का कहती उन्हें रिसीव करती अंदर आ गई, जो उसे वहां बनाकर वापस विला लाने के लिए आए थे। उसे एक मीटिंग के लिए कापाडोकिया जाना था, मगर अब समझ नहीं आ रहा था ईसा को कैसे बताए, जो उसे जाने की इजाज़त नहीं देती और उसे साथ लेकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे के मुताबिक वो मुगल एम्पायर में ही सेफ थी। वो अभी ऑफिस में बैठा उसी मुतालिक सोच रहा था। उसका मुलाजिम नौक की क्लॉथ रैक धकेलते हुए अंदर आया। चॉकलेट कलर का थ्री पीस सेलेक्ट करने के बाद उसने उसे वापस भेज दिया। दिन के 1 बज रहे थे। वो तब नमाज पढ़ रही थी जब वो उसके पास से उठकर आया था। अभी 3 बजने वाले थे। उससे पेंडिंग फाइल से ही खान से डिस्कस करने के बाद उसे वापस भेज दिया। 5 बजने वाले थे। वो अभी तक ऑफिस से ही मौजूद था। हैरत का मुकाम था, उसकी बीवी ने कोई हंगामा बर्पा नहीं किया था। अभी वो सोच रहा था, वही दोपहर वाला मुलाजिम उसके 3 पीस को हैंग किए ऑफिस में दाखिल हुआ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। सिकंदर ने आईब्रो उचकाते कहा। सर, एक्चुअली मैडम ने कहा आपको ये दिखाऊं। उससे रोनी सूरत बनाए कोट की दाएं साइड उठाए सामने की, जिसमें कपड़ा नहीं था। इतनी बुरी तरीके से जलाई गई थी। सिकंदर ने गहरा सांस भरा। ठीक है, तुम जाओ। उसे वापस भेजे सिकंदर ने इंटरकॉम उठाया और हुक्म सादर किया। कुछ देर बाद ही इज्जा बगैर नो की अंदर आई। पीच कलर के सादा से फ्रॉक में दुपट्टे को कंधों पर फैलाए, बालों की ढीली ब्रेड बनाए हुए थी। वो आंखों में अनोखी चमक लिए कुर्सी के पास आ खड़ी हुई। जल्दी बताएं मुझे क्यों बुलाया? फिर मुझे तो नफल भी पढ़ने जाना है। वो क्यों? उससे गहरी नजरों से देखते सिकंदर ने संजीदगी से पूछा था। आज मेरे शोहर ने मुझे खुद याद फरमाया है। अल्लाह जी का शुक्र अदा करना तो बनता है ना। वो अदाए कातलाना से कहती उसके आगोश में आंसू आई। सिकंदर ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। अगर तुम मेरी बीवी ने अपनी किस्मत पर रक्श फरमा लिया हो तो अभी मुझे मेरी बीवी सिर्फ इस बात का जवाब दे कि मेरे कपड़े क्यों जलाए।
क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब था इसलिए, नॉर्मल सा कहती है उसे सिकंदर के हाथ से पेन उचका। जवाबन सिकंदर ने उससे एक मजबूत गिरफ्त का उसे एहसास दिलाते पथरीले तासुरात में कहा, मुझे ख़राब दिमाग बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने आते हैं, ड्रामा क्वीन। आपकी बीवी खराब दिलों की डॉक्टर है, आप खराब दिमाग के बन जाएं, नॉट बैड है ना। उफ, वो उसकी किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती थी। सिकंदर ने गर्दन में हाथ फेरा। अच्छा, मगर इस डॉक्टर का सिर्फ एक ही मरीज रहना चाहिए। उससे गर्दन मोड़ते अटल अंदाज में कहा। ईसा ने बच्चों जैसे सर हिलाते फिर से उसके चेहरे पर पेन से लिखने की कोशिश की, जो इस बार भी सिकंदर ने चेहरा मोड़ते तर्क कर दी। मेरा चेहरा खराब नहीं करो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मैं आपके फेस पर स्टार बनाना चाहती हूँ, जैसे बचपन में मेरी टीचर मेरे फेस पर बनाती थी। उसकी अनोखी ख्वाहिश पर सिकंदर ने दिलजाई नजरों से उसे देखते संजीदा लहजे में उसे टालना चाहा। मैं मीटिंग से आ जाऊं फिर बना लेना, अभी नहीं। उसके हाथ से पेन लेने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हाथ से। ईसा ने हल्की से उसे पुकारा। क्या है यार ईसा? आप मुझसे प्यार नहीं करते, मासूम सा सवाल किया गया। प्यार करता हूँ मगर अपने चेहरे पर स्टार नहीं बनवा सकता। उसे टो कहा। ईसा ने मुंह बसोरे सर उससे कंधे पर रख लिया। सिकंदर का हाथ उसके बालों में रेंग रहा था। वो पुरसुकून महसूस कर रही थी। वो फोन पर हाथ से बातें करने में मसरूफ था। ईसा की उंगलियां उसके सीने पर धीमी धीमी चल रही थीं। वो डिस्टर्ब हो रहा था। उसे सीने से लगी ईसा को देखा। अब तुम ऐसे मेरे पास बैठी रहोगी तो मैं काम कैसे करूँगा? उसका ध्यान भटक रहा था, मगर जिंदगी मुकम्मल से लग रही थी। ईसा ने वक्त देखा। मगरिब का वक्त हो चुका था। वो नमाज का सोचती उसके पास से उठी। सिकंदर फोन कान से लगा लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा बात कर रहा था। ईसा ने स्लीपर पहने 2 कदम आगे लिए, फिर एक झटके से मुड़ी और सिकंदर की तरफ वापस आई। हाथ में पकड़े पेन की निब उसके दाएं गाल पर रखी। एक हाथ में उसका जबड़ा थामा, फिर एक ही जिसमें कुछ लकीरें खींचती वो पेन फेंक कर कहका लगाती वहां से भाग गई थी। सिकंदर हाथ में फोन पकड़े हवन बना अपने साथ होने वाली वारदात को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर गहरा सांस भरा। लगता है भाभी ने फिर कोई शरारत की है। आन ने हंस से कहा। अब बीवी का दर्जा दिया है तो ये शरारतें भी झेलनी पड़ेंगी। उसने बेचारगी से कहा। यार अफ़ाफ, अब ये ज़्यादा हो रहा है। मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ वरना अब मार भी पड़ेगी। ताहा ने उसके पीछे आधे झुंझलाते साथ सख्ती से कहा, मगर वो जिद्दी बनी गुब्बारे जैसी शक्ल लिए डाइनिंग हॉल में आ रही थी। एकदम से रुककर पलटी। नहीं, अभी भी आपको गुस्सा आएगा। उस लड़की को आई लव यू आप बोल कर आए हैं और मैं गुस्सा भी ना करूं। वो एक ही सांस से बोलती चली गई। लो, ये दोनों बाकी थे, अब इनके दरमियान भी जंग छिड़ गई। खामोश हो फैसल। क्या बात है प्रिंसेस, क्यों लड़ाई कर रही हो आप ताहा से। मलाइका के सवाल पर सबने सवालिया नजरों से उन दोनों को देखा। मामा, वो रोने वाली हुई। 2 घंटे पहले ही वो वापस आए थे। रो नहीं अफ़ाफ, मुझे बताओ क्यों उदास हो। नताशा जो दिन टाइम वापस आ गई थी उसे साथ लगाते प्यार से पूछा। आप ही, जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो वहां एयरपोर्ट पर एक लड़की आई इनके पास और इन्हें आई लव यू बोला उससे। वो सूसू करती बोली। ताज सर थामे खड़ा था। और आप ही, इन्होंने उस लड़की को बोला आई लव यू टू। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। एकदम से वहां सब अफवाह के लिए परेशान हो गए। सब एकदम से उसे करीब इकट्ठे हुए। वकास से रोती बेटी को सीने से लगाए हमसा फैसल और आर्यान की तीखी नसें अब ताहा पर जमी थी। अरे डैड, इसने पूरी बात नहीं बताई यार। हमसा उसकी फेंटी लगाता वो सारा के पीछे होता ऊंची आवाज में बोला। तुम बताओ फिर। आर्यान बोला। अरे बड़े पापा, मैंने उस लड़की को आई लव यू टू बाजी बोला था। यार कसमें, मुझे क्या पता था ये साथ बाजी बोलने के बावजूद भी वावेला मचा देगी। वो अब सुमेरा बेगम की ओट में खड़ा था। जो भी था, आपने उससे आई लव यू तो बोला ना। साथ बेशक फिर बाजी या दादी लगाए क्या फर्क पड़ता। वो रोते रोते चीखी। वो जरा सी डरपोक सा हुई थी, मगर अपनी मोहब्बत के लिए पोसेसिव नेचर उसकी बिल्कुल मलाइका जैसी थी। फौरन माफी मांगो मेरी बहू से। जारे ने उसके कान खींचा। यार, सुबह से 100 दफ़ा मांग चुका हूँ, अब क्या ज़िबा हो जाऊँ? वो कान छुड़वाते उससे से बोला। क्या बनेगा पता नहीं इस मलिक विला का और यहाँ के लोगों का। सुमेरा बेगम सर पकड़े चेयर पर बैठी। मुझे नहीं रहना इनके साथ, बस बात खत्म। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रहूंगी जो मेरे अलावा हर किसी को लव यू बोल देते हो। अफाफ ने नया हुक्म सुनाया। अच्छा रो नहीं, तुम मेरे कमरे में रह लेना। मेरी बीवी को उल्टी पटिया नहीं पढ़ाओ नताशा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो वहां से धमकी देता सीढ़ियों पर पहुंचा, जहां से उमायमा इतने शोर पर नीचे आ रही थी।
अब यहाँ कौन सी जंग छिड़ी हुई है? जो सवाल उससे करना था वो दूसरी तरफ से आते याह्या ने पूछा, जो अभी बाहर से वापस आया था। कुछ खास नहीं मेरे बेटे, बस तुम्हारा कुछ असर तुम्हारे जुड़ाव भाई पर भी पड़ गया। गधे दोनों के दोनों। हमजा ने उसे भी घसीट लिया। याह्या पूरा मुंह खोले उन्हें देखने लगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप डैड। कल को किसी का कुत्ता मर जाएगा तब भी आप बोलेंगे, या मीर वो कुत्ता तुम्हारी वजह से मर गया। वो सदमे की हालत में बोला। मुझ जैसे शरीफ बंदे को बदनाम करके रख दिया है। उन्हीं कदमों पर लौट गया, मगर माहौल कुछ हल्का फुल्का सा हो गया था। सबके चेहरे पर कुछ रौनक भी थी। सब जानते थे वो एक्टिंग की दुकान अब खिड़की के जरिए अपने कमरे में जाएगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वहाँ मौजूद मुलाजिम उसके चेहरे पर बनी ड्राइंग देखते तभी तभी हंसी हंस रहे थे, मगर वो दिल पड़ा कि अपनी बीवी की मोहब्बत संभाले। शहजाद उसी चाल चलता लॉन में चला गया, जहाँ इस वक्त उसकी बीवी नमाज पढ़ने के बाद टहल रही थी। वो एक जगह खड़ी चांद को देखने में मखू थी। सिकंदर उसके शानों पर पड़ी शॉल को अच्छे से उसके गिर लपेटते, उसके गिर महफूज आसार खींचते उसकी नसों के ताकों में देखने लगा। हाँ से मुझे चांद पर जाना है। इस नई फरमाइश पर वो हंसा। वो क्यों? बस यूं ही, मेरा दिल कर रहा है वहां जाने को। उसने ऐसे कहा जैसे वो दूसरे शहर जाने का कह रही हो। किसी दिन जरूर जाएंगे। इस जुमले पर ईसा ने पलट कर उसे देखा। आप मुझे टाल रहे हैं यहाँ से। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर सही वक्त आने पर। ईसा ने उसे देखा। उसके चेहरे पर मजाक का शाइबा तक नहीं था। बाल क्यों खुले छोड़े हैं तुमने? उसके हवा से उड़ते बालों को नरमी से समेटते सिकंदर ने उसकी नजरों में चिलमिलाती मोहब्बत को देखते पूछा। तुम ही तो कहती हो, आर्यान की मासूम बीवी कहती है शाम के वक्त लड़कियां बाल खुले नहीं छोड़ती, अच्छी बात नहीं होती। मैं बांधने वाली थी। उसके कहे हर जुमले को सबर याद रखता था। मैं बांध दूं तुम्हारे बाल? उसने हाथ आगे किया। ईसा ने हाथ में पकड़ा कैचर उसे दे दिया। सिकंदर ने उसके बालों को संवारते गर्दन की पुश पर ले जाते उन्हें कैचर में मुकीद कर दिया। अब ठीक है? वो मुस्कुराया। ईसा ने हमेशा की तरह उसे देखते दिल ही दिल में अल्लाह को शुक्र अदा किया। आसिक, मैं आपके लिए क्या हूँ? उससे चांद को देखते सवाल किया। इस खूबसूरत माहौल में वो उससे कुछ खूबसूरत सुनना चाहती थी। तुम बीवी नहीं जादूगरनी हो, जो मोहब्बत मोहब्बत बोलकर हर रोज मुझ पर जुल्म करती हो, और मैं तुम्हारा मासूम शोहर तुम्हारे जादू के जेर असर पर सर झुकाए सब कुछ सह जाता हूँ, क्योंकि मैं फर्माबरदार शोहर हूँ। सिकंदर ने उसके गाल खींचते एक और तबसरा किया। ईसा ने नाक बन में चढ़ाई। अगर आपने अपनी तारीफें कर ली हैं तो खाना खाने चले। उसका मूड हद दर्जे बिगड़ा था। एक तो मालूम नहीं तुम बीवियों से अपने शोहर की तारीफ हजम क्यों नहीं होती। वो हंसते हुए उसके पीछे चल रहा था। और यही शोहर अपनी बीवी की तारीफ करने में इंतहा के कंजूस होते हैं। बड़े आए फर्मा बरदार शोहर। वो सुलगती अंदर चली गई। वो खिड़की से कमरे में कूदा। रात के 9 बज रहे थे। धड़ाम की आवाज़ से मामा चुकन्ना होती एकदम से स्टडी रूम से बाहर आई। सामने फर्श पे गिरे याया को सर मलते देख उसका हाथ सर को पहुंचा था। तुम फर्श पे क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? वो किताब फेंकती उसके पास आई। मेरा 5 का सिक्का गिर गया था, वही ढूंढ रहा हूँ। सर से हाथ हटाए वो भड़क उठा। हद है, मतलब तुमसे मिलने आया हूँ रिक्स लेकर, उस पर से सर में चोट भी लग गई। वो गुस्से से कहता उठा। उमाइमा नफ़ी में सर हिलाती फर्स्ट एड बॉक्स लाई। तो दरवाजे से अंदर आना था, किससे कहा था स्पाइडरमैन बनने को? वो जख्म पर बैंडेज लगाती बोली। हाँ, ताकि वो तुम्हारा जगीर अबटलर भाई अपना 250 किलो का हाथ मेरे चेहरे पर छाप देता। जानती हो ना, उसे तुम्हारे आसपास नजर आने से मना किया है। अब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। इससे मेरा या मेरे भाई के 250 किलो के हाथ का क्या कसूर? उमाइमा ने जल्दी पर तेल छिड़का। अपने भाई की तारीफें कम करो, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा ईसा के पास। वहां से धमकी दी गई। तुम्हें मालूम हो गया ईसा अभी कहाँ है? याया ने सर अस्वाद में हिलाया। सच्ची? और उस एक लफ्ज पर उमाइमा का दिल चाहा याया को खुशी के मारे खिड़की से ही नीचे फेंक दे। कहाँ है वो? याया उसका खुशी से फूला चेहरा देखते मुस्कुराया। तुर्किया में। उससे करीब जो झुकते सरगोशी में कहा, मगर आवाज़ ज़्यादा कम भी ना थी। मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मतलब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उमाइमा ने खुशी साइड पर रखते सीरियस अंदाज में पूछा। याया चलता सोफे पर बैठ गया। उमाइमा चेयर खींचती उसके सामने बैठी। मुझे अहमर ने बताया था ईसा किसी को पसंद करती है। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने ईसा से ताहा भाई की मेहंदी वाली रात पूछा था, तो उससे इकरार कर लिया। मैंने फिर सवाल किया वो कहाँ रहता है, तो उसने कहा
वो प्लेनेट ऑफ लव में रहता है। उमायमा नासमझी से उसे सुन रही थी। फिर मैंने काफ़ी दिमाग लड़ाया। मुझे अपना वादा पूरा करना था। बहुत ढूंढने पर भी जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो आखिर में मैंने आखिरी हल ईज़ा के कमरे की तलाशी निकाला और उसके कमरे में जाते ही मेरी पहली नज़र उसके टेबल पर रखी डायरी पर गई। वो उनकी पर्सनल डायरी है याया, और किसी की पर्सनल चीज़ को बिना मालिक की इजाज़त के हाथ लगाना बुरी बात होती है। जानता हूँ स्नो वाइट, मगर मुझे मेरी स्नो वाइट को खुश करना था तो मुझे सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ा। उसे कुछ समझाना फजूल था, वो याया था। उमायमा ने सर झटका। मैंने उस डायरी को पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उसके मार्क किए हुए सफ़े को खोला। वहाँ भी प्लेनेट ऑफ लव लिखा था। सामने उस बंदे का नाम, सिकंदर हाजिक मुगल। उसका लहजा पुरस्कार हो। तुम जानती हो स्नो, ईज़ा प्लेनेट ऑफ लव किस प्लेनेट को कहती है? इस सवाल पर उमायमा की आंखें मुतखैर हुईं। जवाब उनके इतने करीब था। वो सब नगर नगर की खाक छांट रहे थे। मल्की विला का फर्द फर्द जानता था ईसा प्लेनेट ऑफ लव तुर्की को कहती है। उमायमा हैरत के मारे सर पकड़ के रह गई। इसे कहते हैं बगल में चूरा, शहर में ढिढोरा। उमायमा ने पुराना सा अपना मुहावरा अपनी बेवकूफ़ी पर खड़ा। मगर तुम मेरी अक्लमंदी के कसीदे पढ़ो जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। उमायमा ना चाहते हुए भी उसकी बात छुटला नहीं सकी। एक वही मिशन था जिसमें याह्या ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया था, वरना फ्लर्टिंग के लिए दिल और मिशन के लिए वो सिर्फ हाथों का ट्रैक्ट इस्तेमाल करता था। मगर आप ही तुर्किया में कहाँ है याह्या? वो सवाल याह्या के चेहरे की रौनक मांद कर गया। उमायमा मायूस हो गई, मगर फिर याह्या हंसा। मैं कोई भी काम आधा नहीं करता स्नो वाइट, वो इस्तांबुल में है। उससे कॉलर छाड़ते बताया। उमायमा इम्प्रेस हुई थी। अब ये कैसे मालूम किया, ये भी बता दो। यह आसान टास्क था क्योंकि बड़े पापा के इकलौते दामाद साहब इस्तांबुल के मशहूर और मारूफ गैंगस्टर हैं। व्हाट? इज़ा का निकाह एक गैंगस्टर से हुआ है? नताशा धड़ाम से दरवाज़ा खोले अंदर आई। ये ओवर एक्टिंग बंद करो। वो बंदा गैंगस्टर है, ये बात सबसे पहले तुम ही जानती थी। मुझे हैमर बता चुका है। याया जानता था वो दरवाजे के पार खड़ी उनकी बातें सुन रही है। वो ये भी जानता था नताशा 3 दिन से उसकी जासूसी कर रही है, सिर्फ ईसा के एड्रेस के लिए। याया के लताड़ने पर नताशा ने लापरवाही से शाने उचकाए। जो भी था मुझे बताओ, हम ईसा तक की तरफ कब जा रहे हैं? जब इतना सब करके आए हो तो मुझे यकीन है ये भी प्लान करके आए होगे तुम। सिर्फ स्नो वाइट की वजह से मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, वरना मैं इसे कभी खर्च नहीं करता। उसे एहसान करने वाले अंदाज में कहा, और आगे का प्लान उनकी गोश गुजार किया। मैं भी जाऊंगी ईसा आपी की तरफ। वो जो कब से वॉशरूम में बैठी उनकी बातें सुन रही थी, एकदम से बाहर आई। वो तीनों अफवाह को देखकर हैरत का शिकार हुए। तुम यहाँ कब आई? उमायमा शॉक थी। आप ही, मैं आपके रूम में सोने के लिए आई थी, फ्रेश होने गई थी, तब याह्या भाई आपके रूम में आए और तब से आप सबकी बातें सुन रही हूँ। अफाफ ने बिना शर्मिंदा हुए उन्हें बताया, और फिर वो सब उसे भी साथ ले जाने पर राजी हो गए और कोई चारा नहीं था।